दादा आपको भारत रत्न मिला है। अच्छा। और उनके भी एकदम आंसू टपके। अब जैसे एक बार बड़ी चर्चा थी कि राष्ट्रपति बनेंगे अडवाणी साहब, क्या मोदी साहब का फोन आया था अडवाणी साहब के लिए? अब ऐसे राम मंदिर जाने की कोई इच्छा जताई है उन्होंने? एक अंतराल उनके जीवन में ऐसा आया जब उन्होंने करीब 14 साल तक कोई फिल्म नहीं देखी। अच्छा, फिल्मों में कोई पुरानी एक्ट्रेस को खास पसंद नहीं है? पुरानी एक्ट्रेस? आपका वैसे राजनीति में आने को मन नहीं करता कि इतना वक्त बदल गया? तो राजनीति में आना ना आना मेरे जीवन में जो जो घटनाएं हुई हैं उसमें ऊपर वाले का बहुत हाथ रहा है और एक बहुत सोची समझी एक साजिश रही है मेरे प्रति। देखता हूँ आज के दौर में कि जब ये हवाला वाला मामला हुआ तो अडवाणी जी ने, अब्दुल्ला खुराना जी ने इस्तीफा दे दिया और उसके बाद चुनाव भी लड़ा जब तक सुप्रीम कोर्ट से क्लियर नहीं हुआ। और आज की तारीख में आप देखिए जब दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को आम आदमी पार्टी को देते हैं कि जेल में जाने के बाद भी कहते नहीं हम इस्तीफा नहीं देंगे। ये 2-3 वाकया दादा के जीवन के रहे हैं जिनको मैं कहती हूँ ना भूतो न भविष्य, है ना। एक दिन मैंने देखा दादा अपने टेबल पर बहुत उदास बैठे थे। अच्छा। वो रिजाइन कर चुके थे। अच्छा। उससे वो उनको बहुत धक्का लगा। 1996 की जो पहली सरकार हमारी बनी उसमें वो हिस्सा नहीं थे। हम लोग राष्ट्रपति भवन नमस्ते नमस्ते करके आ गए। दादा अलग थलग खड़े थे, पूरे मंत्रिमंडल की शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था। जो व्यक्ति किसी और को प्रधानमंत्री बना सकता है उसको क्या लालसा हो सकता है। पहले होली का भी आपके यहाँ बड़ा अच्छा होता था, अब तो शायद तो 2012 के बाद हमने होली नहीं खेली। तो इस समय अडवाणी साहब की क्या दिनचर्या रहती है? क्या माँ और दादा में किसके ज्यादा करीब पाती हैं और जयंत भाई जो है वो ज्यादा किसके करीब है? उस समय का दौर मुझे लगा कि दादा मेरे जीवन में कहाँ चले गए। अच्छा, कभी झगड़ा होता था दोनों का? दादा और माँ का? जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए। नमस्कार, मैं प्रदीप सरदाना अपने प्रदीप सरदाना शो में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम हैं माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी के घर पर। आप सभी जानते ही हैं कि हाल ही में उन्हें देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने स्वयं उनके घर आकर उनको ये सम्मान प्रदान किया, जिस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित और भी कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। तो आज हम उनके घर पर आए खास तौर से इस खास मौके पर और बात करेंगे उनकी बेटी प्रतिभा आडवाणी से, जो वर्षों से उनके साथ पग पर रही हैं, उनकी राजनीतिक यात्राओं में भी सम्मिलित हुई हैं। हालांकि वे स्वयं बहुत से सीरियल बना चुकी हैं, बहुत से शो को एंकर कर चुकी हैं, वे सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं। उनका अपना एक अलग जीवन है, अलग यात्रा है, उसको लेकर तो हमसे बात करेंगे। साथ में हम बात करेंगे आडवाणी जी की बहुत सी खास बातों को लेकर, किस तरह इस सम्मान को लेकर उनके घर में हर्षोल्लास है, किस तरह उनकी यादें हैं, किस तरह और उससे पहले के वक्त और आज के वक्त को वो देखती हैं और इन दिनों वो क्या क्या कर रही हैं और आडवाणी जी की दिनचर्या क्या है, इस सब को लेकर और भी कुछ बातें खास इस मौके पर हम करेंगे। आइए मिलते हैं प्रतिभा आडवाणी जी से। नमस्कार प्रतिभा जी। नमस्ते प्रदीप जी। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो। बहुत धन्यवाद कि आडवाणी साहब को भारत रत्न मिला है, देश का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न। और मुझे तो बड़ा लग रहा है ये साल, देखिए जनवरी के अंदर इतने साल बाद आडवाणी साहब का सपना पूरा हुआ, आप सबका सपना पूरा हुआ कि राम मंदिर बना। और अब ये जो बड़ी दिन से इच्छा थी कि आडवाणी साहब को ये सर्वोच्च सम्मान मिले, बहुत लोग चाहते थे कि मिले, जब अटल जी को मिला तब भी लोगों के मन में था और अब मिला तो बहुत खुशी हुई है। तो कैसे ले रही हैं आपको जब सबसे पहले पता लगा, कब पता लगा? क्या मोदी साहब का फोन आया था आडवाणी साहब के लिए? उसी दिन सुबह पता लगा जी। और जैसा कि आपने कहा कि आपको सबको ये राम मंदिर की तो खुशी थी, साथ कुछ ही दिन बाद जब इस तरह की घोषणा हुई तो एकदम से मन प्रफुल्लित हो गया और मेरे तो आकस्मिक आंसू आ गए और मैं एकदम भागी दादा के पास और उनको बताया कि दादा आपको भारत रत्न मिला है। अच्छा। और उनके भी एकदम आंसू टपके। अच्छा। सो ये उनकी खासियत है, हमेशा उनका व्यक्तित्व इस तरह का भावुक रहा है कि कोई भी देश से रिलेटेड चीज हो या स्वयं की उनकी कोई प्रशंसा भी करे तो उनके स्वाभाविक आंसू आ जाते हैं। और इसमें तो दोनों चीजें थी, देश से रिलेटेड भी था और स्वयं से रिलेटेड भी था। तो ही वाज एक्सट्रीमली हैप्पी
और उन्होंने अपनी खुशी अपने आंसू के द्वारा व्यक्त की। तो फोन भी आया था उनको, फिर क्या मोदी साहब का? हाँ, सो फोन भी आए, फोन आने सारे लोगों के इनफैक्ट शुरू हो गए। सबसे पहले क्या मोदी साहब ने बताया? जी, सबके फोन आए। अच्छा। और फिर हमें एकदम से मीडिया वालों के साथ संपर्क करना पड़ा। उस दिन दादा की तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, पर हमने सबने संपर्क किया और मेरे भाई, मैं, वी वर एक्सटैटिक। मतलब इससे बड़ी और क्या चीज हो सकती है, क्योंकि दादा को हमने हमेशा देखा है कि दादा ने जिस तरह से देश की सेवा पूरे मन से, निष्ठा से की है, बिल्कुल, इससे बड़ा हमारे लिए कोई रिवॉर्ड हो ही नहीं सकता था। और हम कभी भी इसकी अपेक्षा भी नहीं कर रहे थे कि दादा को कभी भारत रत्न मिलेगा। जब मिला तो ये एकदम ऐसे सोचा नहीं था कि कभी नहीं सोचा वाजपेयी साहब को मिला के दादा को मिलेगा। वाजपेयी जी और दादा इस तरह का घनिष्ठ उनका संबंध रहा, पर दादा ने हमेशा अटल जी को अपना सीनियर ही माना। बिल्कुल। तो मुझे लगता है ये ऑर्डर भी सही रहा कि पहले अटल जी को मिला और फिर दादा को मिला। सो कभी हमने इस तरह की कोई लालसा नहीं की, ना ही कभी सोचा। बट हाँ, जब मिला तो लगा कि माय गॉड, सोने पे सुहागा। एकदम राम मंदिर के कुछ दिनों के बाद इस तरह की घोषणा हमारे लिए बहुत खुशी की बात थी। आपने माँ को खास तौर से मिस किया होगा सबसे पहले इस मौके पर? बहुत ज्यादा, क्योंकि जिस तरह, मैं ये तो नहीं कह सकती, मैं तो ये कहूंगी कि मैं माँ की एक पुअर कॉपी हूँ, बट जिस तरह से माँ का साथ दादा को उनके जीवन भर मिला, बिल्कुल, मैं काफी चीजों का दादा का जितना योगदान रहा है उसका श्रेय माँ को देना चाहूंगी। क्योंकि जिस तरह का उनका साथ रहा, उसकी वजह से ही दादा अपने आप को फ्री रख पाए घर की जिम्मेवारियों से, घर की जिम्मेदारियां सारी। और ये बहुत बड़ी बात है। घर का दादा हमेशा मानते हैं, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो सामाजिक जीवन में है या राजनीतिक जीवन में है, अगर उनकी फैमिली लाइफ पीसफुल है तो वो स्वयं योगदान देने में समर्थ रहते हैं। तो मम्मा ने उनका पूरा साथ दिया। मम्मा को स्वाभाविक ही मैंने बहुत याद किया, क्योंकि मम्मा वाज अ वेरी प्राउड वाइफ, अ प्राउड मदर। एंड दादा के प्रति तो उनकी निष्ठा में कोई भी संदेह नहीं था, क्योंकि एक दिन भी ऐसा नहीं गया दादा के साथ के उनके जीवन का जब दादा घर पे हो और माँ बाहर हो। ऐसा कभी भी नहीं हुआ। स्वयं उनके लिए खाना बनाना। इनफैक्ट एक रोचक बात ये थी, जब दादा होम मिनिस्टर बने तो दादा ने कुछ दिनों तक शुरुआत में घर आना बंद कर दिया खाना खाने के लिए। वो दिन भर नॉर्थ ब्लॉक में रहते थे। फिर माँ का अल्टीमेटम गया उनको कि भैया तुम अगर घर नहीं आओगे तो मैं डब्बा लेके नॉर्थ ब्लॉक आ जाऊंगी। आई थिंक इससे वो थोड़ा सा घबरा गए, इसलिए फिर से घर आना उन्होंने लंच के लिए, उतना आधे घंटे के अंतराल के लिए वो लंच के लिए रोज घर आते थे, फिर वापस जाते थे। तो इनका ये जो साथ मम्मा का उनको जो मिला, वो मैं तो भारत रत्न दादा को मिलने का श्रेय माँ का भी है, उतना ही है जितना दादा का है। तो मम्मा की उस दिन बहुत याद आई। वो कभी उनकी इच्छा नहीं होती थी, मतलब आप तो ठीक है, जैसे पत्नी की इच्छा होती है, मेरे पति ने भी इतना योगदान दिया है, उनकी कभी इच्छा नहीं थी? कोई इच्छा नहीं थी, ना मम्मा की, ना दादा की, ना जयंत की, ना मेरी, कोई ऐसी इच्छा नहीं थी। बिकॉज हमारे जीवन में इतने सारे हाई पॉइंट्स ऑन अ डे टू डे बेसिस थे ना। दादा की उपलब्धियां ऑन अ डे टू डे बेसिस एज ए ह्यूमन बीइंग एंड एज ए पॉलिटिशियन इतनी सारी थी कि कभी कुछ ऐसा मिस नहीं हुआ कि ओ माय गॉड ये मिलना चाहिए या ये मिलना चाहिए। मुझे लगता है दादा की पूरी जिंदगी एक सेलिब्रेशन रही है, एक फैमिली मैन के नाते भी और एक पॉलिटिशियन के नाते भी, एक पब्लिक पर्सन के नाते। इट्स बीन अ सेलिब्रेशन थ्रू आउट। मुझे याद है आपने जिस तरह बताया था, जब वो प्रधानमंत्री थे तो एक समारोह में तो साथी से बात कर रहे थे, तो 2-4 लोगों ने बोला ये अब अगले प्रधानमंत्री आप ही हैं। तो एकदम उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है, मुझे जो मिला है वही बहुत है, इसमें कोई शक नहीं। तो ये भी बात बड़ी है दादा के बारे में कि स्वयं के लिए वो कभी भी महत्वाकांक्षी नहीं रहे, और वो बिना किसी परहेज के ये बोलते भी थे हमेशा कि मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बट यस आई एम एम्बिशियस फॉर द कंट्री एंड आई एम एम्बिशियस फॉर माय पार्टी। उसके लिए जो भी करने की आवश्यकता है मैं करूंगा, बट स्वयं के लिए मैं कभी नहीं मांगता हूँ, कुछ भी नहीं मांगता हूँ, ना पद मांगता हूँ, ना कोई अवार्ड मांगता हूँ। स्वयं के लिए महत्वाकांक्षी कभी भी नहीं रहे। अब ऐसे राम मंदिर जाने की कोई इच्छा जताई है उन्होंने? क्या इच्छा सपना पूरा हुआ है? इसमें कोई शक नहीं कि जो भाजपा को एक नया शिखर मिला, जो राम मंदिर की उनकी रथ यात्रा थी, उसका बहुत बड़ा योगदान है। हालांकि 500 साल से लड़ाई चल रही थी, लेकिन उसके 1990 के बाद, रथ यात्रा के बाद एकदम वो उसको नया स्वरूप मिला, पार्टी को भी मुझे लगता है एक दिशा मिल गई राजनीति में। उनका राम जन्मभूमि के योगदान के, राम जन्मभूमि आंदोलन के योगदान के दौरान जो उनकी भूमिका रही, उसके लिए एक पार्टी का भी एक दिशा उसके लिए उससे निर्धारित हो गई। और ये बात भी सही है कि 2-3 अहम चीजें हुई उनकी राम रथ यात्रा के बाद। वो ये थी कि एक बहस छिड़ गई सेक्युलरिज्म और सूडो सेक्युलरिज्म के बीच में।
तो ये एक उनका मैं महत्वपूर्ण योगदान मानूंगी। और ये भी मानूंगी कि हम लोग सब मानते हैं हम हिंदू हैं, हम हमेशा गर्व करते हैं इस बात में, पर उसको किस तरह से चैनलाइज करके कंसोलिडेट करना उस भावना को, एक भावना इस तरह से उन्होंने जगाई, इसका भी श्रेय उनकी राम रथ यात्रा को जाता है। और बहुत अच्छी सुंदर यादें हैं उनकी यात्रा की, जहाँ भी जाते उनको स्वयं भी इतनी अपेक्षा नहीं थी कि इतना बड़ा जनसमर्थन साथ जुड़ेगा। जहाँ भी जाते थे लोग लिटरली रथ को हाथ लगाने के लिए कोशिश करते थे कि किस तरह से हाथ लगा ले, फूलों की वर्षा, कॉइन्स की वर्षा। दादा हमेशा बोलते रहते थे नहीं नहीं ये सब मत करो, कॉइन्स मत फेंको। तो दादा ने हमेशा अपने आप को एक साथी के तौर पर गिनाया। उन्होंने कभी नहीं कि कोई और बड़ी बात कहनी, उन्होंने बोला मेरे लिए रथ यात्रा जन संपर्क का एक माध्यम है और लोगों तक अपना संदेश पहुंचाने का भी एक माध्यम है। तो संदेश तो यही था कि राम मंदिर बनना चाहिए और वो बना है। उस क्षण से वो बहुत खुश हैं। और जहाँ तक अयोध्या जाने का सवाल है, उनका मन तो है, उस समय भी मन था, बट कुछ कारणों से, एक तो उस समय ठंडी बहुत थी, सर्दी बहुत थी, तो मन है और कोशिश करके जरूर जाना चाहेंगे। मोदी जी भी उनकी रथ यात्रा में साथ थे उस समय, गुजरात के समय वो साथ थे। इनफैक्ट उनकी रथ यात्रा की शुरुआत सोमनाथ से हुई थी। तो मोदी जी शुरुआत से उनके साथ थे, उन्होंने वहाँ की व्यवस्था वगैरह सब देखी थी और सब लोगों में उत्साह, सब लोगों में एकदम आनंद की लहर थी। और गुजरात के तो पूरे 4-5 दिन जो थे शुरू के, इतने लोग उसके साथ जुड़े यात्रा के साथ, इन्होंने कभी अपेक्षा नहीं की थी। और इनको फिर ये भी लगा कि गुजरात के बाद हो सकता है महाराष्ट्र वगैरह में इतने लोग ना आए, बट जहाँ से यात्रा गुजरी वो जन सैलाब बढ़ता ही गया। सो दिस वाज समथिंग एल्स, दैट यात्रा वाज समथिंग एल्स। तो इस समय अडवाणी साहब की क्या दिनचर्या रहती है, किस तरह, मतलब भगवान बहुत अच्छी बात है, अच्छा लगता है कि इस उम्र में उनका अच्छा है कुल मिलाकर, और लेकिन फिर भी जैसे थोड़ी सी उम्र की समस्या आती है, उनकी दिनचर्या किस तरह रहती है? वो हमेशा से बहुत डिसिप्लिन रहे हैं हर मामले में, चाहे उनका काम हो चाहे खेल हो, दोनों चीजों में वो बहुत डिसिप्लिन रहे हैं। और दिनचर्या के हिसाब से खाने पीने में वो अल्पाहारी रहे हैं हमेशा, आज भी कम ही खाते हैं, और पर जो भी खाते हैं बड़े डिसिप्लिन के साथ खाते हैं। उनका टाइमिंग हर चीज का फिक्स्ड है। पहले भी फिक्स था, बट पहले घर से बाहर ज्यादा होते थे, अब घर के अंदर है ज्यादा, तो हर चीज में डिसिप्लिन उनको समझ आता है। मुझे कमाल की बात आपको एक बताऊं, कभी कभी वो रात को देर से लौटते थे किसी प्रवास से, तो मम्मा मुझे कहती थी कि तुम दादा के लिए दूध गर्म कर देना और टोस्ट दे देना और सेब खाएंगे वो। छोटा ही कम खाते थे वो स्वयं सेब उठा के काटते थे, और जिस तरह से वो लाइन में लगाते थे ना हर सेब, इतना डिसिप्लिन लगता था सारा वो, सुंदर तरीके से काट के उनको लाइन में लगा के सजा के फिर एक एक करके आराम से इत्मीनान से खाते थे। तो उनकी ऐसी बहुत खासियत है, उनको बहुत डिसिप्लिन है हर क्षेत्र में अपने जीवन। तो ये देख के बहुत आनंद होता है और एक प्रेरणा भी मिलती है कि इस तरह भी जीवन जिया जा सकता है। कितने बजे उठ जाते हैं सुबह? करीब 8 साढ़े 8, और पहले तो जल्दी उठते थे, और पर अब 8 साढ़े 8 उठ के करीब 9:30-10 तक राउंड टेबल है हमारी, जहाँ से बहुत अच्छा नजारा दिखता है बाहर का। और मेरी आदत रही है कि उसको अच्छे से सजा के सुंदर तरीके से बना के रखूं। उसमें गार्डन एनिमल्स भी हैं, बर्ड्स लटक रहे होते हैं पेड़ से, और सुंदर सुंदर चीजें दिखने में आती हैं। ये हमारी सुबह की दिनचर्या वहीं से शुरू होती है। हम लोग पिताजी और मैं वहाँ 8:30-9 बजे, पर वो जैसे कि इत्मीनान से खाते हैं, धीरे धीरे खाते हैं, तो करीब 11 साढ़े 11 बज जाते हैं। हम इत्मीनान से खाते हैं, अच्छा नजारा देखते हुए, अखबार पढ़ते हुए, बातें करते हुए। संगीत का बहुत शौक है, तो वो संगीत अभी भी कुछ ना कुछ हमारे घर में चलता ही रहता है। मैं भी ये भी पूछने वाला था कि संगीत का, सिनेमा का, थिएटर का उनको बहुत शौक रहा है, फिल्मों को खूब देखते थे। उन्होंने मुझे बताया था कि मैंने पहला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह छोड़ के बाकी सारे देखे हैं, ये मुझे उन्होंने बताया था। उनको बहुत शौक रहा है सिनेमा। एक जब वो कराची में थे, छोटे थे, तो उनके पिताजी के 2 सिनेमा हॉल थे कराची में। अच्छा, पिताजी के सिनेमा हॉल थे? मुझे लगता है वो शौक वहीं से शुरू हुआ। अच्छा। और बाद में यहाँ आके भी, याद है कोई सिनेमा हॉल का नाम क्या था? एक इंपीरियल था शायद, मुझे याद नहीं है, बट मैं आपको बता दूँ। और यहाँ आके भी फिर उसके बाद तो आरएसएस से जुड़ गए 14 साल की उम्र से। बट एक अंतराल उनके जीवन में ऐसा आया जब उन्होंने
करीब 14 साल तक कोई फिल्म नहीं देखी, अच्छा, क्योंकि वो आरएसएस के गतिविधियों में बिजी हो गए। आरएसएस को आजादी से पहले 42 में ही शायद जुड़ गए थे लगभग। 42 में जुड़ गए थे, हाँ। पर यहाँ आते आते 47 के बाद पार्टीशन में यहाँ आए। उस समय 10 साल वो रहे राजस्थान में, सबसे पहले प्रचारक वही, सबसे पहले 47 से 57 है ना। और एक अंतराल मैंने जैसे बताया कि 42 से लेके करीब 54 तक 56 तक उन्होंने कोई पिक्चर नहीं देखी। अच्छा। तो एक बार वो बॉम्बे गए अपने मामा जी के पास, उनके छोटे मामा थे, तो उन्होंने बोला लाल चलो जाके पिक्चर देखते हैं, तुम्हें पिक्चरों का शौक है। अच्छा। तो उन्होंने बोला नहीं मामा मैंने देखी नहीं है 10-15 साल से कोई पिक्चर। अच्छा। तो अगले दिन दादा न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे सुबह। अच्छा। तो उसमें लिखा था कि एक फिल्म आई है 3D फिल्म, अच्छा, हाउस ऑफ वैक्स। अच्छा, 3D उस समय बात की होगी, ठीक है। एक स्ट्रैंड सिनेमा, मशहूर सिनेमा है मुंबई का, तो वहाँ पर 3D फिल्म ये लगी हुई थी, हाउस ऑफ वैक्स। तो दादा ने पढ़ा कि उस फिल्म को देखते देखते एक आदमी को हार्ट अटैक से मौत हो गई। अच्छा। तो दादा ने मामा को बोला चलो मामा ये फिल्म जाके देखते हैं, क्योंकि उस समय में वो चश्मे पहने होते थे 3D वाले, सो ही गॉट एक्साइटेड विद दैट। तो उन्होंने थोड़े फिर से फिल्में देखना शुरू उस समय किया, हाउस ऑफ वैक्स देखे 3D। उसके बाद ऑफ कोर्स चलता रहा, और जब वो देश के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी थे, होम मिनिस्टर भी थे, उन्होंने कोई मौका नहीं छोड़ा कि काम अपनी जगह है, वो करना ही है और ये भी करना है साथ साथ। तो जब थोड़ा बहुत समय मिल जाता था, पर मुझे हमेशा ये मलाल रहता था उस समय कि वो मेरे साथ थिएटर में जाके पिक्चरें नहीं देख पाते हैं। नेचुरली वो उस समय संभव नहीं था। मुझे याद है 1 या 2 पिक्चरें हमने पूरे अंतराल में देखी होगी थिएटर में जाके, एक हम आपके हैं कौन, अच्छा, और एक टाइटैनिक। अच्छा। पर वो इतने अनकंफर्टेबल सिचुएशन हो जाती थी बिकॉज लोगों को फिर डिस्टर्बेंस एंड ये और फिर उन्होंने थिएटर में जाके नहीं देखा। हम आपके कौन सिर्फ 2 थिएटर में लगी थी, सबसे पहले सपना सिनेमा पे लगी थी जी, और एक और था आई थिंक हम लोग चाणक्य में जाके देखे। हां, फिर चाणक्य के बाद शुरू में 2 प्रिंट लगे थे, फिर धीरे-धीरे बढ़ते गए थे उसके जी। अगले दिन न्यूज़पेपर में खबर आई कि अडवाणी वाज हर्ड सिंगिंग द ट्यून दीदी तेरा देवर दीवाना। अच्छा। ऐसी भी खबरें कहीं से भी बना के लोग बना देते थे कि वो स्वयं पॉपकॉर्न खरीदने गए और ये गाना गा रहे थे, गुनगुना रहे थे। ऐसा कुछ हुआ नहीं था, बट उनका कहने का अर्थ ये है कि उनको फिल्मों का हमेशा शौक रहा, और मैंने वो शौक उनसे इनहेरिट किया था। मेरी जिंदगी में भी फिल्मों की बहुत अहमियत रही है। उनको एक और जो शौक था क्रिकेट का, अच्छा, वो मेरे भाई जयंत ने इनहेरिट किया। अच्छा। सो इट वाज वेरी नीटली डिवाइडेड बिटवीन ब्रदर एंड सिस्टर। सो उनके और बाकी भी थिएटर के शौक, किताबें, माय गॉड, दादा एंड किताबें आर सिनोनिमस। हमारे पर्सनल दादा की लाइब्रेरी में करीब 13,000 किताबें हैं। अच्छा। जिनको अभी मैं छांट रही हूँ, और कुछ कम करने का मन है कि जो एकदम उनके दिल के करीब रही है उनको रखूं। उनके ऑफिस में या गाड़ी में जो देखता था कोई ना कोई किताब पढ़ी रहती थी, हमेशा कोई ना कोई पढ़ी रहती थी। कोई और ऐसा नहीं था कि कोई एक विषय वो चुन के कोई किताब पढ़ते थे, सब विषय की पढ़ते थे। और मैं कभी कभी काफी अमेज्ड होती थी कि एल्विन टॉफलर भी पढ़ लेते हैं, और सिंपल फिक्शनल किताबें भी पढ़ लेते हैं, और मोटिवेशनल किताबें भी पढ़ लेते हैं। अभी हाल के दिनों में हमने वो जापानीज कॉन्सेप्ट वाली इकिगाई, उसकी जितनी भी सीरीज हैं, अच्छा, हमने वो सारी साथ में बैठ के पढ़ी। तो किताबों का उनको बहुत शौक रहा है हमेशा से। देखिए फिल्मों का भी देखिए, उसके बाद फिर जब से बॉम्बे में 3D फिल्म देखी, उसके बाद से फिर दोबारा से सिलसिला शुरू हो गया। देखिए 3D हम लोगों ने तो छोटा चेतन आई थी शायद 86-85 के अंदर, हमने तब देखी, लेकिन उन्होंने इतने साल पहले, हाँ, अराउंड दैट टाइम, बिल्कुल जी, स्ट्रैंड सिनेमा मुंबई जी। तो अभी पुरानी फिल्में कोई याद करते हैं या देखते हैं अभी टीवी पे पुरानी फिल्में देखने का उनका? अच्छा। पुरानी फिल्मों का उनको इतना ही शौक है जिस तरह से पुराने हिंदी गानों का बहुत शौक है। अच्छा। गजलों का शौक है। अच्छा। भजन, अनूप जलोटा के भजन बहुत सुंदर लगते हैं। अच्छा। इनफैक्ट जब भी अनूप जलोटा जी का कोई कार्यक्रम होता है और दादा को वो बैठे देखते हैं, तो हमेशा उनके फेवरेट भजन गाते हैं। कौन सा ज्यादा है? केवट वाला बहुत अच्छा, दादा को बहुत पसंद है। और जब भी वो सुनते हैं उनकी आंखों से अश्रुधारा बंदी नहीं होती। अच्छा। और जगजीत सिंह को करते हुए? जगजीत सिंह जी, सब गजलों का शौक रहा है। मल्लिका पुखराज, इस तरह से दादा के संगीत का आयाम भी उतना ही विस्तृत रहा है जिस तरह से उनकी किताबों का रहा है। तो फिल्मों में कोई पुरानी एक्ट्रेस को खास पसंद नहीं है? पुरानी एक्ट्रेस नरगिस उनको पसंद थी। अच्छा। और एक्ट्रेसेस में विजयंती माला, वो सारी उनको ऐसी कोई फेवरेट एज सच नहीं थी। अच्छा। बट उनको कोई भी एक्टिंग अच्छी करते हैं तो उनको वो समझ आता है। एंड कोई भावुक अगर चीज हो फिल्मों में, ही इज वेरी फॉन्ड ऑफ
जैसे सेलिब्रेशन ऑफ इंडिया, लगान के समय जो क्रिकेट मैच में हाँ, अंत में जिस तरह से बिल्कुल, हाँ। सेलिब्रेशन ऑफ इंडिया, वो उनको बहुत तो पसंद कमाल आती की फिल्म है। थी। सेलिब्रेशन ऑफ ह्यूमन स्पिरिट उनको बहुत पसंद आता है। माय फेयर लेडी उनकी वन ऑफ द फेवरेट फिल्म्स थी। अच्छा। साउंड ऑफ म्यूजिक ये अच्छा। भी उनकी फेवरेट अच्छा। फिल्मों में रही है। ब्रिज ऑन द रिवर क्वायर, वॉर मूवीज देखने का अच्छा। बहुत शौक रहा वॉर है। मूवी का काफी रहा। जी जी, अच्छा। तो आयाम काफी विस्तृत रहा। और हिंदी फिल्मों में कोई पुरानी फिल्में जो ज्यादा गाइड, हम गाइड, दोनों, अच्छा, देवानंद देवानंद की की। जितनी भी फिल्में थी उस समय की, हाँ। और उनके गाने खास तौर पर जयदेव जी के जो गाने थे, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, ये उनका ये उनका फेवरेट सॉन्ग favorite है। है। जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। अच्छा। और लता जी का ज्योति कलश छलके। अच्छा। तो लता जी भी किसी भी कार्यक्रम में दादा होते थे तो एक दो बार उन्होंने दादा ने रिक्वेस्ट की तो उन्होंने बिना किसी यंत्र वाद्य के उनके लिए गाया भी। लता जी कभी नहीं गाती थी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स के बगैर, पर दो तीन बार उनके लिए दादा के लिए गाया भी। उनके लिए, उनको बहुत पसंद है वो गाना ज्योति कलश। तो देवानंद और जयंती माला ये लोग उनके ज्यादा फेवरेट रहे जी 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 उसके अंदर। जी। जयंती माला की को पद्म विभूषण मिला है और वो राम मंदिर भी होकर आई है जी, उनके जी, साथ ही जी, बड़ी मैंने मेरी देखा उनसे है। अभी मैंने इंटरव्यू किया उनको जी। और मेरी भी तो बहुत पुराने संबंध है जी तो हमारे पारिवारिक समारोह में भी आती रही है वो। जी जी तो अभी भी वो काफी खुश थी इसके अंदर जी इस करके। जी। जैसे मैंने बताया ना, उनको कोई भी भावुक चीज उनको बहुत पसंद आती है, हम्म, मीनिंगफुल चीज है, हम्म। सार्थकता जिसमें हो। उनको सार्थकता शब्द से बहुत प्रेम है और अपने जीवन में भी उन्होंने सार्थकता पर ही बल दिया है। बल दिया कि चाहे वो एक गोल हो, अपने जीवन का पर्पस हो, उसमें भी सार्थकता मिली है उनको। अच्छा। और उस पे उनको एनीथिंग मीनिंगफुल इज वेरी क्लोज टू हिज हार्ट। अब वो टीवी समाचार वगैरह भी बराबर देखते हैं, पुरानी फिल्में भी देखते हैं? कम देखते हैं, समाचार इतना समाचार ज्यादा इतने नहीं ज्यादा देखते, देखते हैं। बट हाँ फिल्में भी। सो मैंने बताया ना, वो सीमित है, उनका दिनचर्या एक फिक्स्ड है। अच्छा। किसी भी चीज में ना ज्यादा ना कम, अच्छा। उतना ही देखेंगे जितना आवश्यक अच्छा। है। नाश्ता करके थोड़ी रेस्ट कर लिया, फिर खाना खाते होंगे लंच जी में जी जी जी। और फिर रेस्ट करके फिर शाम को टेलीविजन के कुछ सीरियल्स देख लेते हैं। सीरियल देखते हैं? जी, अच्छा, जी। कौन से? सो अभी जो आ रहे हैं वो सोनी टीवी पे कुछ 3-4 सीरियल्स देख लेते हैं। अच्छा। तो ऐसा कोई रामायण अभी जो आई है अभी नई सोनी वाली, हाँ। उनको बहुत पसंद अच्छा, पसंद है वो हाँ उनको? जी, अच्छा। हाँ। दादा लाइक्स इट। हाँ। उसमें स्टोरी के साथ साथ मैंने स्वयं कुछ समय देखा है। अच्छा। थोड़ी डिटेलिंग ज्यादा है पुराने वाले रामायण के मुकाबले, और ऑफ कोर्स वीएफएक्स एंड ऑल तो काफी बदल गया है। तो काफी है इसके अंदर। सो ही एंजॉयज इट, अच्छा। ही एंजॉयज द स्टोरी ऑफ राम पर से। मेरी भी जो राम पे फिल्म मैंने एक बनाई थी राम जी पे, वो भी उनको बहुत पसंद है। मेरी जितनी भी मेरे द्वारा बनाई गई फिल्में हैं, वो एक एक करके बीच बीच में बोलते हैं प्रतिभा ये लगाओ, प्रतिभा। अच्छा, आपकी बनाई सारी? खुशी से देखते अच्छा, हैं। अच्छा। तो मेरे लिए वो भी सार्थकता एक हो गई है कि बिल्कुल। वो मेरी फिल्में आज भी देखना पसंद करते हैं। बिल्कुल। मैंने एक माँ और दादा पे भी फिल्म बनाई, अच्छा। द कॉन्सेप्ट ऑफ मदर एंड फादर थ्रू हिंदी सिनेमा। अच्छा अच्छा। उसके सारे आयाम हैं उसमें। अच्छा, तो मैं भी देखना चाहूंगा आपकी जरूर फिल्म। मैं हाँ, दिखाऊंगी हाँ। आपको। तो अभी भी देखते हैं। अच्छा अच्छा। रात को सोना कितने बजे तक हो जाता है? करीब 10:30 पौने 11 तक। अच्छा अच्छा। खाना 9 बजे तक खा लेते होंगे? हाँ, 8:30 पौने 9 तक अच्छा। खा लेते हैं। धीरे खाने धीरे। में क्या पसंद है उनको वैसे ज्यादा? मीठा बहुत बहुत शौक से खाते हैं। अच्छा। मीठे का हमेशा शौक रहा है और प्रभु की कृपा से ठीक कोई है। ऐसी तबीयत की शुगर तकलीफ वगैरह नहीं कुछ नहीं है उसको? है, नथिंग। हाँ। मैंने एक दफा सोचा था, जब स्पेशली जब माँ चली गई थी, तो मैंने सोचा था कि जब वो अपना रेगुलर नॉर्मल ब्लड टेस्ट कराएंगे तो साथ में मैं भी करा लूँ, उनको ऐसा ना लगे कि मैं अकेला ही करा रहा हूँ। अच्छा। जब मेरे रिजल्ट आए, ऐसे मैं नहीं कराती आपके साथ, आप ही जाके कराओ, आपके वहाँ बहुत अच्छे आ रहे हैं, मेरे इतने अच्छे नहीं आ रहे। अच्छा। सो गॉड्स ग्रेस, यू नो, गॉड हैज बीन वेरी काइंड। उनकी बिल्कुल। तबीयत हमेशा ठीक रही है। बिल्कुल। ऑफ कोर्स उम्र का तकाजा तो होता ही है, एंड अदरवाइज गॉड्स ग्रेस, ही हैज नो, बहुत खुशी से मीठा खाते हैं आज भी, कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा। और क्या पसंद है खाने में ज्यादा उनको? फल, अच्छा। दूध, मीठा, चॉकलेट्स बहुत पसंद है। चॉकलेट बहुत पसंद है? किसी भी तरह की मिठाई बहुत पसंद है। अच्छा, मिठाई सब पसंद है, कोई भी हाँ मिठाई जी, हो? हाँ जी। हमारी सिंधी डिशेस बहुत पसंद है। हम लोग एक दाल पकवान खाते हैं। कराची हलवा भी आता है? ऑफ कोर्स कराची हलवा भी आता है। कराची सिंधी एक और मिठाई होती है, सेवियों की मिठाई, हाँ, वो भी खुशी से खाते हैं। अच्छा अच्छा। एंड दाल पकवान हमारे में है, सिंधी कड़ी चावल, तो हाँ। ये सब खाने का शौक है। अच्छा। थोड़ा थोड़ा, थोड़ा ज्यादा नहीं। सब्जियों में पसंद है कुछ ज्यादा, कुछ जैसे
नहीं, खास ऐसे नहीं, अच्छा ज्यादा कुछ ऐसे पसंद से भिंडी खाना पसंद करते, पर ऐसे खास पसंद अच्छा, से बाकी जो भी मिल जाए जो मिल जाए। सब उसमें ही इज नॉट फसी अबाउट हाँ, कभी ईटिंग, कभी भी नहीं। वो तो माँ जो दे देती थी, माँ स्वयं बनाती थी अपने हाथ से, मैं तो नहीं कर पाती हूँ, मैं सिंधी कढ़ी बनाती हूँ, बट नॉट अदर थिंग्स। बट वो कभी फसी नहीं रहे खाने, उनको कुछ ना भी मिले, रात को देर से आते थे, टोस्ट दूध खा लिया। यात्राओं में भी मैंने देखा कि कभी भी उन्होंने किसी चीज से ये नहीं किया कि मुझे ये खाना, शौक ऐसा सच नहीं है, जो मिल जाएगा आराम से खा लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है, तभी अनुशासन भी उनका चल रहा है लगातार। तो दिनचर्या लगभग वैसी ही है, और दिन में पहले बहुत एक्टिव और जो मीटिंग्स होती थी या ट्रेनिंग रहती थी, घर में ज्यादा, अब आप घर में जो है आपकी मीटिंग्स होती है, घर में गपशप करते हैं, बात करते हैं, उसी तरह एंजॉय करते हैं लाइफ को। वैसे आप जो घर में बात करते हैं सिंधी में करते हैं क्या? तीनों भाषाओं में, सिंधी, इंग्लिश, हिंदी। अच्छा। और मैं बहुत अपने आप को खुशनसीब मानती हूँ कि मेरी जनरेशन के सिंधीज भाषा इतनी प्रयोग नहीं करती। ना वही अब तो बिल्कुल खत्म होती जा रही है। बिकॉज मेरे माँ ने और दादा ने मुझे बचपन से प्रोत्साहित किया कि सिंधी में बात करो, और मैं बहुत अच्छे से सिंधी बोल लेती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है उनके साथ। ये मैं खास तौर से पूछा कि अभी मैं साहित्य अकादमी अवार्ड फंक्शन में भी देख रहा था, सिंधी के लिए पुरस्कार होता है हर साल, लेकिन सिंधी में देखने इतना कम हो गया है, बहुत ज्यादा। सिंधी फिल्में बनती थी, वही बहुत कम हो गई है, और नई जनरेशन बिल्कुल ही आउट ऑफ टच हो गई है इससे। अभी फिल्में बनना शुरू हुई है। इनफैक्ट मुझे एक बार सिंधी अकेडमी ने बोला था कि आप जूरी मेंबर बनिए दिल्ली में, और मैं बनी थी। अच्छा। तो कई सारी सिंधी फिल्में उस समय मैंने देखी और उनको जज किया। अब थोड़ा सा लोग इसके प्रति जागरूक हुए हैं, पर मैं ये भी मानती हूँ कि हमें और करने की आवश्यकता है। बिल्कुल। सिंधी भाषा कम मैं लिखना पढ़ना नहीं जानती, बट कम से कम मैं सिंधी भाषा को अच्छे से बोलना जानती हूँ, समझना जानती हूँ। उतना भी अगर लोग कर पाए ना, तो ये हमारी संस्कृति बच जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका श्रेय मैं दादा और माँ को देती हूँ कि उन्होंने हमेशा मुझे प्रोत्साहन दिया। माँ दादा तो ज्यादातर सिंधी में करते होंगे बात? हाँ, टोटल क्योंकि आदत उसी में आता है ना, वो और किसी भाषा में एंजॉय नहीं कर सकते। नहीं, वो सिंधी में ज्यादा बात करते थे। अच्छा, इस तरह। तो आप पहले इतने प्रोग्राम बना रही थी टीवी के, मैं इतने साल से आप पर लिख रहा हूँ, इतने प्रोग्राम्स आपने किए, अब क्योंकि सिलसिला टूट गया, वो क्या कारण है खास? उसका कारण एक ही है कि मेरे लिए जीवन में दादा और माँ से बढ़कर कोई नहीं रहा। बिल्कुल। और मैंने जब काम करना भी आरंभ किया, जो भी मैं कार्यक्रम बनाती थी, चाहे लोगों के लिए अलग अलग चैनल्स के लिए पहले या बाद में, मेरी कंपनी है स्वयं इन्फोटेनमेंट, उसके अंतर्गत जो बने कार्यक्रम, वो मुझे लगता था कि दादा और माँ को पसंद आ जाए तो मेरे लिए काफी है। अच्छा। मुझे कोई मतलब नहीं था कि दुनिया में वो YouTube पे जाए ना जाए, कोई देखे ना देखे। ऑफ कोर्स वो प्राइवेट स्क्रीनिंग होती रहती थी कभी भी, और आप हैरान होंगे कि अभी भी मेरी जितनी फिल्में बनी है, अभी भी छोटे छोटे ग्रुप्स मुझे बोलते हैं प्रतिभा ये दिखा दो, प्रतिभा ये दिखा दो, इससे दिल से खुशी मिलती है। बट मम्मा ने, शी वाज समबडी हु सॉ ईच ऑफ माय फिल्म्स, करीब 10-15 फिल्में हैं, उन्होंने मेरी एक एक फिल्म करीब 50-100 बार देखी है। उनको इतना शौक था मेरी फिल्में देखने का, तो वो जो भी आता था उनको बोलती थी प्रतिभा की फिल्म देखो, प्रतिभा की फिल्म। मेरे लिए वो रिवॉर्ड काफी था। और जब माँ 2012 में उनकी तबीयत थोड़ी बिगड़ना शुरू हुई, फिर मुझे एक निर्णय मैंने लिया कि मुझे जिंदगी में माँ दादा के साथ ही रहना, उन्हीं की देखभाल करनी है। और मुझे 1 मिनट नहीं लगा ये सोचने की कोई बात नहीं, काम ये होता रहेगा, वो दुनिया रुक सकती है, कोई बात नहीं। और अगर नहीं भी हो इसके बाद तो मुझे कोई मलाल नहीं रहेगा कि पहले किया है काम और सबसे बड़ा ये काम कर रही है। जी, बिकॉज मम्मा एक सुपर मॉम रही है, घर की सारी जिम्मेवारियां उन्होंने संभाली हैं, और हर एक को अपने हाथ से खाना खिलाना, उनके साथ समय बिताना, दादा के लिए हमेशा मौजूद रहना, बच्चों के लिए हमेशा मौजूद रहना। तो मैंने बोला अगर माँ ठीक नहीं है तो मुझे उनका ये रोल निभाना है। तो मुझे मैंने ये देखा माँ के बाद आप पूरी तरह इस तरह समर्पित हो गई। पहले वो नहीं जानती मैं कितना सफल हो पाई हूँ, बट मैंने प्रयास पूरा किया। नहीं बहुत सफल है। देखिए मैं आपको बताऊँ, क्योंकि मैं बहुत करीब से सब दुनिया को देख रहा हूँ, एंटरटेनमेंट वर्ल्ड को भी देख रहा हूँ। उसमें एक बड़ा एग्जाम्पल सायरा बानो को मैंने देखा, जिस तरह उन्होंने दिलीप कुमार की पत्नी होते हुए माँ की तरह से। मैंने सायरा जी को ये कहा था, मेरी बात हुई थी किसको? सायरा जी को। हाँ जी, मैंने बोला जिस तरह से आपने देखभाल की है दिलीप साहब की, कोई भी नहीं कर सकता। बिल्कुल, मैं भी उनको जो भी बात होती है हमेशा यही कहता हूँ कि आप बिल्कुल माँ की तरह कर रही हैं। और देखिए सब कुछ वैसा ही हो जाता है, मतलब लगता है ना इतने सालों पहले क्यों कुछ घटना घटी, आप बिल्कुल कब उनके पास रहेंगे, किस तरह पास रहेंगे, उसी वजह से वो भी देखिए आप इतने 99 तक 99
दिलीप दिलीप साहब, साहब, हाँ, वो भी 99 तक पहुंच गए, जी, क्योंकि वो बहुत ध्यान रखती जी। थी। जैसे आपने भी देखिए कोविड के दिनों में इतना ध्यान रखा। कोविड से पहले तो दादा भी बाहर बहुत एक्टिव रहते थे, जाते जी। आते थे, उसके बाद ही मैंने देखा कि वो जी। हो गए, और उसके बाद आपने किस तरह ध्यान रखा कि उनको ये समस्या ना हो। मुझे दोनों के अलावा कुछ कभी समझ ज़्यादा आया नहीं है जीवन में। और माँ के साथ में वो 4 साल रही। 2016 में उनका देहांत हुआ। दादा एंड आई वो हार्ट ब्रोकन, पर मुझे इतना पता था कि मैंने जितना संभव हो सका मैंने उनके लिए किया। और सबसे बड़ी बात मैं जो महसूस करती हूँ कि माता पिता बड़ी उम्र में उनको सबसे ज्यादा जो चीज परेशान कर सकती है वो है लोनलीनेस। बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। किसी भी मुकाम पे लोगों के साथ यही है। सो मैंने बोला मैं इसका हमेशा ख्याल रखूंगी कि उनको कभी ये महसूस ना हो कि प्रतिभा या मैं उनके आसपास नहीं हूँ। बिल्कुल। और मैंने कभी ये होने नहीं दिया। उनको तो आदत हो गई होगी आपकी, बिना आपके कुछ उनको पसंद ही नहीं आता होगा। बिल्कुल। और मेरे साथ भी ऐसा ही है। प्रदीप जी, मैं आपसे एक चीज शेयर करना चाहती हूँ जो बहुत वर्ष पहले मुझे किसी ने कही थी कि ऐसा कहा जाता है कि बड़ी उम्र में बच्चे माँ बाप का सहारा बनते हैं, उनकी लाठी बनते हैं। पर ये याद रखना, ये महत्वपूर्ण वाक्य है, ये याद रखना कि लाठी भी अपने आप नहीं खड़ी हो सकती, उसको भी किसी के पकड़ने की जरूरत है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात तो लोग मुझे जब कहते हैं आप दादा का ख्याल रख रहे हो या आपने माँ का ख्याल रखा, तो मैं कहती हूँ नहीं, वो मेरा ख्याल रख रहे हैं, माँ ने मेरा ख्याल रखा, उन दोनों ने मुझे पकड़ के रखा इस जीवन यात्रा में, उनके साथ चलने में। आप उनको पकड़ के चल रही हैं, उनका हाथ आपके कंधे पर है। बिल्कुल, ये क्या कम है? बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है। मेरे सर पर, मेरे कंधे पर पकड़ के भी चलेंगी तो अगर कंधा ही पकड़ तो आप उनका हाथ आपके कंधे पर है। मुझे इससे ज्यादा जीवन में कोई उम्मीद नहीं है, ना ही मुझे कुछ चाहिए। मुझे बस दादा का हाथ मेरे सर पर आशीर्वाद के तौर पर हमेशा बना रहे, यही चाहिए। और माँ भी, मुझे ऐसा कोई भी दिन नहीं गया जब से वो गई हैं कि मैंने माँ के बारे में सोचा ना हो या उनके बारे में खुल के दादा से बात ना की हो। अच्छा, बात मुझे लगता है कि वो यही है। हाँ, बिल्कुल। हमेशा लगता है, हाँ फिजिकल फॉर्म में वो चली गई है, पर हमेशा लगता है कि वो हमारे इर्द गिर्द ही है। और कोई भी कठिनाई होती है ना, तो एक मम्मा का चित्र है जो बहुत ही सजीव चित्र है मेरे कमरे के बाहर। मैं जाके वहाँ खड़ी हो जाती हूँ और मैं माँ को देखती रहती हूँ और मैं माँ को बोलती हूँ प्लीज इसका कोई रास्ता निकालो। और वो निकल जाता है। 1 दिन 2 दिन बाद वो रास्ता मुझे दिख जाता है। ये बड़ी बात है मेरे लिए। और मैं कभी भी, मुझे याद है जब माँ गई थी, दलाई लामा जी यहाँ आए। अच्छा, आए थे। अच्छा। मेरे लिए वो मेमोरी काफी ब्लर्ड है। अच्छा। क्योंकि मुझे बहुत धक्का लगा था माँ के जाने का। अच्छा। मेरे लिए वो मेमोरी काफी ब्लर्ड है, पर मुझे ये वाली मेमोरी बहुत अच्छी तरह से विविडली याद है कि वो जब जा रहे थे दलाई लामा जी, एकदम पीछे मुड़े और मुझे बोला प्रतिभा याद रखना, फिजिकली सेपरेट, स्पिरिचुअली ऑलवेज टुगेदर। मैं, आप प्रदीप जी आप विश्वास करो, मैं 1 साल तक उस वाक्य को पकड़ कर खड़ी रही। और मैं ये सोचती रही, माँ मुझे दिख नहीं रही, माँ मुझे सुनाई नहीं दे रही, बट वो यही आसपास है। और मुझे ये हमेशा महसूस भी हुआ कि माँ यहाँ है। बिल्कुल। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात। अब भारत रत्न मिला हुआ, तब भी आपने जाके बात की होगी। जरूर। देखो माँ मिल गया। I said mom this is yours। बिल्कुल, आपका है जी। अच्छा, आपका वैसे राजनीति में जाने को मन नहीं करता कि इतना वक्त बदल गया है, मोदी जी आ गए, राजनीति बहुत बदल गई है, बहुत अच्छे से राह पे जा रही है, भाजपा की भी अच्छी वो हो गई है, और भी अब देखिए सुषमा जी की बेटी बांसुरी भी आ गई हैं, और आपका तो इतना पुराना है, पहले भी हम सुनते रहते थे, कभी आपका दिल्ली से सुना बीटा क्लास से चुनाव लड़ रही है, कभी आपका भोपाल से आपको टिकट मिल रहा है। तो मैं भी सुनती रहती। हाँ, मतलब पता नहीं मेरा उसमें कोई योगदान नहीं। हाँ, मतलब मैं सुनता रहता था। मैं भी, मेरा ना एक स्वाभाविक नेचर रहा है दादा के पीछे पूंछ बन के घूमने का, स्वाभाविक रहा है। दूसरी ओर से माँ मेरी एरोप्लेन में नहीं जाती थी, तो मुझे बोलती थी कि कभी बाद में भी नहीं जाती थी क्या? बाद में जाना बाद में जाती थी ना। हाँ। और आप विश्वास नहीं करोगे, उनकी पहली ट्रिप सीधा अमेरिका थी। अच्छा अच्छा। इतनी लंबी यात्रा ले गई। अडवाणी साहब जो गए थे अमेरिका में जी, 2000 पूरा इशू हमें संवाद के लिखा था, मुझे याद है उसमें। हाँ जी। सो वो दैट वाज द फर्स्ट ट्रिप आफ्टर मेनी इयर्स। अच्छा। एक गई थी जब उनकी शादी हुई थी दादा के साथ। अच्छा। तब से लेके उसके बाद उन्होंने कभी भी, अच्छा 1965 में शायद हुई थी शादी, तब गई थी, उसके बाद ये गई होगी। और उनको मन नहीं करता, उनको डर लगता था प्लेन में। 2002 तो मुझे हमेशा बचपन से लेके मुझे बोलती थी प्रतिभा दादा प्लेन से जा रहे, तू साथ में। अच्छा। तो मैं, हाँ ठीक है जी, मैं पूछ की तरह हमेशा, तो चाहे वो यात्राएं हो, चाहे मीटिंग्स हो, चाहे वो कहीं और जा रहे हो, मैं हमेशा साथ साथ पूछ के, जितना ऑफकोर्स मेरा अपना स्कूल अलाउ कर पाता था या मेरा अपना कॉलेज, मैं जूलॉजिस्ट हूँ,
तो मैं भी काफी व्यस्त, एक पढ़ाई में अच्छी थी मैं, तो जितना मैं उस पढ़ाई में से समय निकाल पाती थी तो मैं दादा के साथ पीछे पीछे घूमती थी। अच्छा। तो ये एक स्वाभाविक ही मेरा नेचर था। तो राजनीति में आना ना आना मेरे मन में कभी ये सवाल उठा ही नहीं। अच्छा। ना ही दादा ने मुझे कभी प्रोत्साहित किया कि प्रतिभा तुम आ जाओ, वो परिवारवाद में वैसे ही विश्वास करते। बिल्कुल। बट एट द सेम टाइम मुझे ये भी पता है कि अगर मैं बोलती दादा मुझे जाना है तो वो बोलते हाँ बेटा तुम्हारी मर्जी, मेहनत करके जाओ। पर वो कभी हुआ ही नहीं हमारे साथ। मैं उनके जीवन में उनका हाथ पकड़ के उंगली पकड़ के इतना व्यस्त रही हूँ हमेशा कि मुझे अपने बारे में सोचने की ना जरूरत महसूस हुई है ना ही समय मिला। ओके, सो वास्तविकता ये है। और मुझे ऐसा एक और चीज में जो मैं विश्वास करती हूँ कि मेरे जीवन में जो जो घटनाएं हुई हैं उसमें ऊपर वाले का बहुत हाथ रहा है और एक बहुत सोची समझी एक साजिश रही है मेरे प्रति कि आपको इस रास्ते पर जाना है। मैं आज यहाँ हूँ, दादा माँ के लिए मैं रह पाई। कितने लोग कर पाते हैं? बिल्कुल। कुछ लोग अपने व्यवसाय में बिजी होते हैं, कुछ अपने नौकरी में बिजी होते हैं, कुछ अपने परिवार में बिजी होते हैं। मेरे पास ये लग्जरी, मैं इसको लग्जरी कहूंगी, मेरे पास ये लग्जरी थी कि मैं अपना इस तरह से निर्णय ले पाऊं कि मैं दुनिया को एक तरफ रख सकूं और दादा माँ के साथ समय बिता पाऊं। तो ये लग्जरी कितने लोगों को मिलती है? ये भी उसने मैंने भी यही कहा ना, सर्कमस्टांस जैसे खुद ही बन जाते हैं, वो आपको रहना है तो वो उसी ने निर्धारित किया है। तो मैं बहुत खुश हूँ। मुझे कहीं कोई ऐसी महत्वाकांक्षा नहीं है, ना कोई ऐसा है कि मुझे ओहो मैं दादा की वजह से राजनीति में नहीं जा पाई या उनके साथ रहने के आ रहे हैं लोग, आ रहे हैं, उनकी इच्छा है। मेरी कभी ऐसी इच्छा हुई नहीं और स्वाभाविक कभी हो जाती तो हो जाती, वो भी इसमें मुझे परहेज नहीं था। ये हो सकती आगे भी मुझे नहीं पता, वो तो भगवान ही जानते हैं, मुझे नहीं पता। इस तरह की। लेकिन वैसे कहते हैं कि एक बार इन्होंने जैन भाई ने इच्छा जाहिर की थी तो, लेकिन उन्होंने कहा था कि नहीं दादा ने के परिवारवाद है पड़ेगा और बाकी देख लो। नहीं, दादा का हमेशा यही मानना है कि जयंत भाई ने नहीं की, मुझे नहीं पता ये कौन सी, ये भी कोई ऐसी मतलब देखिए मैं तो जो ये खबरें सब मैं सुनती भी रहती हूँ स्वयं, इसमें शायद मैं भी कंफर्म नहीं होता, मतलब मैं इसलिए सुना था ऐसे नहीं। तो दादा के विचार सबको पता था कि दादा परिवारवाद में विश्वास नहीं करते, है ना। पर परिवारवाद की भी परिभाषा उनकी काफी क्लियर थी। बिल्कुल। आप एक परिवार, बड़े राजनीतिक परिवार में जन्मे, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको स्वाभाविक ही वो रोल मिल जाएगा कि आप टॉप पे पहुंच जाएंगे। उनकी परिभाषा भी यही रही कि अगर आपको करना है तो आप अपनी मेहनत से चढ़ो। बिल्कुल, वो तो क्या नहीं, देखिए बिना उसके नहीं हो सकता। आप एक बार एंट्री कर सकते हैं, चाहे सिनेमा हो चाहे बिजनेस हो, बाकी आपकी योग्यता आपकी प्रतिभा पे निर्भर है। आप देखिए कितने बड़े बड़े फिल्म स्टार अपने बेटों को स्टार नहीं बना पाए, क्रिकेटर अपने बेटों को नहीं बना पाए, सुनील गावस्कर को ले, देवानंद को ले, 20 एग्जाम्पल ऐसे हमको मिल जाते हैं जो अपने बेटों को चाहकर भी आगे नहीं कर पाए क्योंकि वो सरा वो नहीं कर पाए। अच्छा, यहाँ पर हमारे परिवार में ना सब सिंपल है, हमारे में ऐसा भी नहीं, और वो सिंपलिसिटी मेरे पेरेंट्स से आती है। माँ भी बहुत सिंपल अपनी तरह से, फियर्सली प्रोटेक्टिव ऑफ दादा, और एक परिवार हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है, एक दूसरे के साथ संबंध बहुत स्ट्रॉन्ग रहे। तो कभी किसी ने किसी को काटा नहीं, कभी किसी की कोई ऐसी महत्वाकांक्षा दूसरे से बढ़कर नहीं रही। अच्छा। है ना। और सब लोग दादा की उपलब्धियों में हमेशा खुश और संतुष्ट रहे। बिल्कुल। तो हमें समय नहीं मिला किसी। मैं तो ये सोचता हूँ कि हम लोग अडवाणी साहब को देखते हैं, उनका करियर कभी कभी मिले तब भी हमें इतनी खुशी होती है, जैसे अब ये भारत रत्न मिला, इतनी खुशी हुई कि मैं व्यक्त नहीं कर सकता शब्दों में। उस दिन जब ये राष्ट्रपति हैं, इससे ज्यादा किसी को क्या दे सकता है। हाँ, मतलब देखिए मैं ये सोचता हूँ हमको इतनी खुशी होती है, आपको कितना महसूस होता होगा कि आप उनकी बेटी हैं। सोचो प्रदीप जी, मैं जब यहाँ पैदा हुई ना दादा और माँ की बेटी के रूप में, मुझे भगवान ने बोला कि जा, मैंने तुझे सब कुछ दे दिया। और मैं ये मानती हूँ कि इससे ज्यादा मुझे जीवन में कोई कुछ दे नहीं सकता कि इतने अच्छे माता पिता मिले। बिल्कुल। इससे ज्यादा क्या कर सकता है, क्या पर उसमें आप में वो क्षमता होनी चाहिए उसको पहचानने की। बिल्कुल, है ना। कईयों के माता पिता पहचानने की भी और उसको निभाने की भी, अपने संस्कार और जो आपका परंपरा है उसको निभाने की। तो अपनी महत्वाकांक्षाओं में कई बार तक हो जाते हैं कि सबको आप परिवार से अलग हो जाते हैं। कितने आप एग्जाम्पल देखते हैं, मैं भी देखता हूँ आज के दौर में कि जब ये हवाला वाला मामला हुआ तो अडवाणी जी ने, मतलब खुराना जी ने इस्तीफा दे दिया और उसके बाद चुनाव भी नहीं लड़ा जब तक सुप्रीम कोर्ट से क्लियर नहीं हुआ। और आज की तारीख में आप देखिए, जब दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को आम आदमी पार्टी को देते हैं कि जेल में जाने के बाद भी कहते नहीं हम इस्तीफा नहीं देंगे। यू नो, ये 2-3 वाकया दादा के जीवन के रहे हैं जिनको मैं कहती हूँ ना भूतो न भविष्य, है ना।
ना कभी हुए, ना शायद, आई होप हो, बट मुझे लगता है कि बहुत दुर्लभ वाकया है ये हवाला कार्ड का जो आपने जिक्र किया। एक दिन मैंने देखा दादा अपने टेबल पर बहुत उदास बैठे थे। अच्छा। वो रिजाइन कर चुके थे। अच्छा। हवाला का झूठा आरोप जब लग गया। सिर्फ डायरी में नाम था, कुछ और था ही नहीं कि इसके अलावा खाली वो नैर एक नाम ही था उसमें। और पर उससे वो उनको बहुत धक्का लगा क्योंकि दादा को हमेशा परेशानी एक ही चीज की हुई है कि उनकी क्रेडेंशियल या बोनाफाइड पे कोई सवाल उठाए, है ना। ही इज बीन अ वेरी क्लियर, ऑनेस्ट, फुल ऑफ इंटेग्रिटी काइंड ऑफ अ पर्सन। तो किसी ने उनके इस तरह से उनके बोनाफाइड्स पे सवाल, और वो भी पैसे जैसा मामला। बिल्कुल भाई साहब, उनको ना मैं हमेशा ये कहती हूँ कि उनको अलग अलग नोटों में अंतर भी नहीं पता होता, ना उस समय पता था ना अभी पता है। उनके जेब में हमेशा 300 रुपए होते थे। अच्छा। उससे ज्यादा कभी पैसे होते नहीं थे। अच्छा। वो भी जब कहीं भी बाहर जा रहे होते थे तो बोलते थे कमला मुझे पैसे दे दो। अच्छा। तो कभी कभी मम्मा अगर इधर उधर होती थी तो मैं बोलती थी दादा मैं दे देती हूँ, उधर नहीं मैं बीटी से नहीं लेता। अच्छा। है ना। और अगर ले लिए कभी तो वापस आके बोलते थे कि कमला इसको 300 रुपए वापस करो। और मैं सोचती थी मेरे साथ इतना भेदभाव क्यों कर रहे हो, बट उनकी मानसिकता ऐसी थी। और पैसे के आरोप उनके ऊपर कोई लगाना, मैं तो कहती हूँ वो सबसे बड़ा बेवकूफ है ना। तो उस समय उन्होंने रिजाइन कर दिया पार्लियामेंट की सदस्यता से और ये प्रण लिया कि जब तक मेरा नाम क्लियर नहीं होएगा मैं वापस पार्लियामेंट नहीं जाऊंगा। उन्होंने वो किया। 1996 की जो पहली सरकार हमारी बनी उसमें वो हिस्सा नहीं थे। हम लोग राष्ट्रपति भवन नमस्ते नमस्ते करके आ गए। दादा अलग थलग खड़े थे, पूरे मंत्रिमंडल की शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था। वो भी एक दौर था। और पर हमें गर्व था कि दादा ने इतना बड़ा फैसला लिया। दादा की जीवन की सेलिब्रेशंस इतनी सारी रही है ना, ये भी एक कारण है कि हमें अपने बारे में सोचने की ना जरूरत महसूस हुई, ना कभी हमने सोचा कि हम इससे बड़ा हो ही नहीं सकते। राइट। सो उन्होंने हमारे जो हमारे लिए रास्ते रखे वो बहुत क्लियर रखे कि प्रतिभा, दादा का एक फेवरेट वाक्य था, नॉट ओनली डू द करेक्ट थिंग बट इट शुड ऑल्सो अपीयर करेक्ट। बहुत बड़ी बात है। मैं तो पता है मैं झूठ नहीं बोलती, मुझे पता है मैं गलत काम नहीं करती, मुझे पता है कि काला पैसा होता है, वाइट पैसा होता है। मैं ना सही काम करूंगी पर मुझे वो दिखाना भी सही है, लोग उसका परसेप्शन भी गलत ना करें। ये सिखाया मेरे भाई ने और मेरे। तो ये हमारे लिए बहुत बड़े टचस्टोन्स रहे हैं कि हमने अपना जीवन कैसे जीना है ना। तो ये कविता के बारे में मैं आपको बता रही थी। अच्छा। दादा ने ये निर्णय तो ले लिया बट ऑब्वियसली आघात, क्योंकि वो बोनाफाइड पे क्वेश्चन मार्क आ गया कि ऐसा एक दाग मेरे ऊपर, वो भी करप्शन का। तो एक दिन बड़े उदास बैठे थे तो मैं कमरे में आई, ऐसे दादा इतना क्यों उदास बैठे हो? इससे कुछ नहीं बेटा, वो कभी अपना दुख शेयर नहीं करते, एक उनकी खासियत ये भी है। पर मुझे पता होता है कि उनको दुख है, सुख है, गुस्सा है, जो भी है, मुझे उनके सारे भाव पता होते हैं। तो मैंने ये इंटरनेट से कविता मुझे मिली थी। अच्छा। फुटप्रिंट्स। अच्छा। ऐसे दादा इसको पढ़ो। इसमें कहता है कि जब आदमी अपने अंतिम पड़ाव पे होता है तो वो अपने जीवन के सारे दृश्य उसकी नजरों के सामने आते हैं और वो देखता है कि ऐसे जो कठिन समय थे उसमें मैं अपने आप को अकेला पाता हूँ। बाकी जगहों में भगवान मेरे साथ है। तो 2 सेट्स ऑफ फुटप्रिंट्स हैं, पश्चिम के 2 पैर, 2 मेरे 2 भगवान के, पर कठिन समय में खाली एक सेट दिखता है। तो मैंने भगवान से पूछा, आपने तो बोला अगर मैं आपका सच्चा फॉलोअर हूँ आप हमेशा मेरे साथ रहोगे, तो आप ऐसे कैसे है कि मेरे डिफिकल्ट टाइम में मुझे खाली एक सेट ऑफ फुटप्रिंट्स दिख रहा है? तो भगवान कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं तुझे छोड़ दूं। अगर तूने मेरा सच्चे दिल से मुझे फॉलो किया है, उस समय जब तुझे एक ही सेट ऑफ फुटप्रिंट्स दिख रहे हैं, याद रखना उस समय मैंने तुम्हें गोद में उठाया हुआ था। वो पैर मेरे थे, मैंने तुम्हें गोद में उठाया हुआ था। सो दादा ने ये पढ़ा एंड ही वाज अगेन अश्रुधारा बह गई। और तब से ये फुटप्रिंट्स उनके, एक अनोनिमस है, किसी कंप्यूटर में मुझे मिला था, पर ये तब से उनके कमरे में लगा हुआ है एक पोस्टर। अच्छा, और दूसरा उनकी जो जीवनी है माय कंट्री माय लाइफ, उसमें एक बुक मार्क के तौर पर उन्होंने यूज किया है और उस प्रसंग को उन्होंने जोड़ा भी है कि किस तरह से ये मेरे जीवन का प्रसंग है। तो बहुत बड़ी बात है ये भी है। तो कई भाषाओं छप चुकी है, इंग्लिश, हिंदी और बहुत भाषाओं में, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, सिंधी भी आ गई है। अच्छा, सिंधी भी आ गई। हाँ जी, गुजराती, तेलुगु, मलयालम, तमिल, मराठी, कई भाषाओं में। सो बहुत खुशी। सिंधी अभी रिसेंटली 1-1.5 साल पहले। अच्छा, अब तो नहीं लिख पाते होंगे लेकिन अब नहीं। कोविड के बाद से तो बिल्कुल ही नहीं, उससे पहले तक उनका सारा बाहर जाना भी उसके बाद से ही इनका लगभग बंद हो गया। पहले होली का भी आपके यहाँ बड़ा अच्छा होता था, अब तो शायद होली ना मेरी माँ को बहुत शौक। अच्छा।
तो 2012 के बाद हमने होली नहीं खेली। उसके पहले इतनी खेली बहुत होता था आपके कि यहाँ भी, और जब हमारा पंडारा पार्क का था वहाँ भी, मतलब होली वाज अ बिग फेस्टिवल इन आवर लाइव्स। और कोई छोटा मोटा होली नहीं खेलते थे हम, प्रॉपर गीली वाली होली खेलते थे। अच्छा। और यहाँ टब बनाया जाता था, स्विमिंग पूल बनाया जाता था। अच्छा। और सबसे ज्यादा एक्साइटेड माँ रहती थी। अच्छा। सबसे ज्यादा वो दादा को पिचकारियों से गीला करने के प्रयास में रहती। तो माँ, क्योंकि इसका बहुत होली के साथ बहुत हमारा अहम हिस्सा माँ के साथ जुड़ा हुआ है ना। अच्छा। तो उनके जब से वो बीमार हुई, हमारा मन ही नहीं किया खेलने का। तो इसलिए हमने होली खेलना बंद कर दिया। अब केवल गुलाल से एक दूसरे को लगाते हैं। फोटो देखा था आपका शायद गुलाल वाला, उतना जरूर करते हैं, बट वो वाली होली अब नहीं कर पाते हैं, वो मन ही नहीं करता आप करने का। जैसे मैं बात कर रहा था कि मोदी जी आते हैं मेरे जन्मदिन पे, हर बार ही आ रहे हैं हमेशा। मैं जब देख रहा हूँ पीछे शायद वो लास्ट में शायद छोड़े थे ऐसे गेट पर कुछ फोटो वगैरह मुझे याद। जी इस तरह का जी हमेशा आते हैं जी। और यहाँ का हमारे घर का उनको सिंधी खाना पसंद है, तो मुझे बोलते हैं कोकी खिलाना। तो कोकी होती है, सिंधी रोटी होती है। अच्छा, सिंधी रोटी। हाँ जी। तो सिंधी रोटी, दाल पकवान, ये सब चीजें खाते हैं। अच्छा अच्छा जी। और कुछ बात करते हैं पुरानी? हाँ, वो आपस में करते हैं। हाँ, उनकी चलती रहती है। ताकि उत्साह उनका पुराना, वो तो कहते हैं सब इनसे मुझे देखिए याद आ रहा है कि उनसे सवाल में अभी तक तो देखिए चैनल पे थे वो, अभी प्रधानमंत्री बनने वाले थे, तब उनसे पूछा था कि आप अगर प्रधानमंत्री बनेंगे तो अडवाणी साहब का ये वो कैसे आपके उसमें काम करेंगे? उनका नहीं, अगर मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो मुझे अडवाणी जी ही बनाएंगे। अच्छा। और जब वो मुझे प्रधानमंत्री बनाएंगे मैं उनको क्या बना सकता हूँ? तो मैं कुछ ही बना सकता हूँ। ये हमारे परिवार की खासियत है। चाहे वो आरएसएस को से जोड़ के परिवार देखा जाए, बीजेपी परिवार देखा जाए। और मैं बहुत अपने आप को खुशकिस्मत मानती हूँ कि बचपन से मैं इतने दिग्गजों के गोदी में खेली हूँ। बिल्कुल। मैं तो सबके लिए एक छोटी परिवार की बेटी की तरह है। बिल्कुल। हाँ। और मुझे बहुत खुशी होती है इस चीज से। सब लोग यहाँ आते हैं और मुझे, आप सोचो कि मुझे उनको देख के सीखने का कितना अवसर मिला है। बिल्कुल। सब बड़े बड़े लोग। बिल्कुल। है ना। तो मेरे लिए तो बहुत गर्व की बात है कि हम लोग सब एक परिवार की तरह हैं। बिल्कुल। इसमें होता ही अच्छा। देखिए इतना, अब जैसे एक बार बड़ी चर्चा थी कि राष्ट्रपति बनेंगे अडवाणी साहब, इसमें क्या वो है? कुछ था कुछ जैसा वो भी हवा में था? मुझे पता नहीं, मैं बाहर की बातें कम सुनती हूँ। अच्छा। और मैंने जैसे बताया ना, हमारे मन में, परिवार के किसी भी सदस्य के मन में दादा के कहीं पद या प्रतिष्ठा के बारे में कभी कोई मन में ना लालसा रहती है ना कुछ। मैं आपको बताऊं, अभी भगवान ने बहुत कुछ दे दिया। नाराज है कि उनको राष्ट्रपति जरूर बनाना चाहिए। अडवाणी साहब के लिए जो लोगों के मन में है, जो उनको चाहने वाले हैं, उनके मन में जरूर कहीं ना कहीं ये रहता है। ये क्यों भूल जाते हैं कि जो भी जीवन में घटता है उस चीज के हस्ताक्षर ऊपर वाले के बिना उसकी मर्जी तो हम क्यों इससे नाराज रहे या खुश रहे? खुशी के पल आते हैं, स्वाभाविक खुशी होती है, जैसे अभी भारत रत्न पे खुशी है, पर कभी मलाल नहीं रहा इस तरह का। इनफैक्ट द ग्रेटेस्ट लॉस दैट दादा फेल्ट वाज पहले माँ के देहांत के बाद, और दूसरा जब अटल जी चले गए। तो ये दो उनके व्यक्ति सबसे क्लोज रहे उनके जीवन सबसे यही मैं भी ये देखता था। मुझे इसके अलावा मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को दादा की, उनका व्यक्तित्व ऐसा ही रहा है। अच्छा। कभी भी हमें ना नाराजगी ना दुख या ऐसा कभी हुआ ही नहीं। इन चीजों के बारे में तो कम से कम नहीं है ना। जैसे मैंने बताया हवाला के दौरान हुआ था, या कोई ऐसी चीज जो उनके ऊपर सवाल उठाती है, उससे वो आहत जरूर होते हैं। अच्छा। पर इन चीजों के बारे में उन्होंने कभी बॉदर नहीं किया। अरे मैं बोलना नहीं चाहती, बट मतलब जो व्यक्ति किसी और को प्रधानमंत्री बना सकता है, उसको क्या लालसा हो सकती है? तो मैं अगेन उसी कैटेगरी में डालती हूँ, न भूतो न भविष्य। तो हमें कभी वाजपेयी जी के समय भी अध्यक्ष अडवाणी साहब थे, और मैंने ये लिखा भी था कि लोग, जब मैंने ये कहा ना वाजपेयी प्रधानमंत्री बनेंगे, जब ये सोचा नहीं सकता अध्यक्ष तो अडवाणी जी हैं। पर ये दादा की खासियत है कि उन्होंने अटल जी, जिनको हम बाबू जी कहते थे, अटल जी को हमेशा अपना सीनियर माना और दिल से माना। बिल्कुल। तो वो हमेशा इस बात पे कभी भी अपॉलोजेटिक नहीं रहे। कुछ लोग उनसे नाराज जरूर हुए थे उस समय कि इनको कैसे बना दिया। दादा ने बोला बिकॉज दिस इज व्हाट आई बिलीव इन। और दादा की खासियत ये भी रही है कि ना केवल वो उनको सीनियर मानते थे, ही हैज ऑलवेज स्टूड बाय ऑल हिज कन्विक्शंस। कभी भी उन्होंने पीछे मुड़ के कोई निर्णय ले लिया, ठीक है, आपको शायद हो सकता है कुछ लोगों को ना समझ आया हो, कोई बात नहीं, मैं इसको मानता हूँ और मेरे अंतर आत्मा की आवाज ये कहती है कि आपका सही निर्णय है, मैं इस पे अडिग रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे व्यक्तिगत क्षति क्यों ना झेलनी पड़े।
ये बहुत बड़ी बात है ना। जो आदमी अपने अपने मन के साथ, अपने कॉन्शियस के साथ खुश है, उसको जीवन में कोई किसी से डरने की या किसी भी चीज से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। तो दादा ने ये किया, हमेशा अपने सिद्धांतों पे अड़े रहे, अपनी बातों पर अड़े रहे। कोई भी चीज गलती, ऐसा नहीं कि वो भी मानते हैं, उनमें कभी इस बात का अहंकार नहीं रहा कि मैं भी इंसान हूँ, इसलिए मेरे से भी गलती हो सकती है। उन्होंने कई बार बोला मेरे से गलतियां हुई होंगी, एरर ऑफ जजमेंट हुआ होगा, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर मेरे कॉन्शियस के साथ मैं पीस में रह सकता हूँ तो मेरे लिए उतना काफी है। उन्होंने वही किया है। अच्छा, केदारनाथ साहनी से भी आपका कुछ रहा? क्योंकि जनसंघ के पुराने में उसमें देखता हूँ डॉक्टर भाई महावीर, अडवाणी साहब, वाजपेयी सब लोग एक परिवार, 4-5 लोग तो बिल्कुल ही जी बड़े पुराने, कई लोग थे। सानी जी, खुराना जी, दत्तोपंत ठेंगड़ी जी, मैं उनके साथ, मुझे याद है वो एक मराठी गाना मुझे सिखाते थे बचपन में। तो इनके साथ भंडारी जी हों, सबके साथ घनिष्ठ संबंध रहे, सबके साथ पारिवारिक परिवार भी जुड़ते थे ना। सो हम लोग सानी जी के फार्म हाउस पे भी जाते थे। रहेजा जी एक और होते थे, उनके साथ मिलके हम लोग का सबका एक परिवार था। साधन किसी के पास नहीं होते थे, सब हाँ जी, बट प्यार बहुत प्यार। मल्होत्रा जी का परिवार हमारे घर के साथ हम लोग रहते थे, पंडारा पार्क में 10 वर्ष हमारे साथ रहे। वो दरवाजे भी दोनों घरों के खुले रहते थे, एक दूसरे के घर में। मेरे टीचर रहे मल्होत्रा जी, डॉक्टर भाई महावीर डीएवी कॉलेज में मेरे टीचर रहे। और मैं आपको तो 1978 में जब मैं अपना खुदरवास पहली बार अखबार निकाला था, तो सबसे पहले इंटरव्यू केदारनाथ सानी जी का मैंने किया था। आप देखिए दिल्ली से उत्तर से कर रहा हूँ, जिस तरह मैंने आपको बताया कि कहाँ वो आदर्श उदाहरण, मतलब खुराना जी का, अडवाणी जी का, कि जरा सा नाम आने पर ही इस्तीफा दे दिया। तो ये संस्कार उनके सबके सब में इतने संस्कार थे। और एक और जो बड़ी बात मैंने हमेशा देखी बड़े लोगों में, उनमें कभी भी अहंकार नहीं होता है ना। कभी अपने किसी को अपने से कम नहीं मानते। ये सब उनके संस्कार। और दादा ने तो 14 साल के उम्र से ही आरएसएस से उनका नाता जुड़ गया, तो ये सब संस्कार वहां से। और दादा दीनदयाल जी से बहुत प्रभावित थे। दीनदयाल जी ऑल्सो वॉज ए वेरी रेटिसेंट पर्सन। अपने को कभी प्रोजेक्ट नहीं करना अच्छा लगता था उनको। दादा उनसे बहुत प्रभावित रहे। और दादा ने कभी अपने को आगे नहीं करा किसी चीज में, अपने को 10 कदम पीछे रखा। तो ये उनका स्वभाव बन गया, स्वभाव का हिस्सा बन गया। हमेशा अपना कभी विस्तार करने का कोशिश उन्होंने नहीं की। बाद में वाजपेयी जी और इनका शेखावत जी उपराष्ट्रपति थे ना तब, जी भैरव सिंह शेखावत, तब भी वो शायद प्रधानमंत्री, वो भी एक ये आप जिस चीज की बात कर रहे हैं वो एक तस्वीर थी 1952 राजस्थान की। अच्छा, राजस्थान की थी वो राजस्थान की फोटो थी जिसमें अटल जी बैठे हैं, भैरव सिंह जी बैठे हैं और दादा पीछे खड़े हैं। तो ये उनके प्रचारक के दिनों की फोटो थी। ऐसी ही एक फोटो दूसरी ली गई 2002-2003 में, जब अटल जी का जन्मदिन था। तो 50 साल का अंतराल था उन दोनों तस्वीरों में। और बहुत सुंदर तरीके से उस हिंदी डेली ने लिखा था कि 50 years of togetherness of 3 highest position holding people, एक प्रधानमंत्री अटल जी, एक भैरव सिंह जी जो उपराष्ट्रपति, और एक डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर लाल कृष्ण अडवाणी। तो ये इस दोनों तस्वीरें एक साथ छपी गई थी। बहुत अद्भुत और रेयर चीज है ये, बहुत अद्भुत है, बहुत अद्भुत है। भारतीय राजनीति या किसी भी राजनीति के लिए बहुत अद्भुत बात है। और तीनों हाईएस्ट पोजीशन पे देखिए, बिल्कुल ये तो संयोग था। बिल्कुल जी जी ये मतलब कभी सोचा थोड़ी था जब संघर्ष कर रहे थे कि यहाँ पहुंचेंगे। देखिए सबने यहाँ पहुंचा, इस तरह सोचा नहीं था, पर मेहनत बहुत करी, मेहनत बहुत की। अटल जी और दादा एक साथ उस समय पे रहे जब सबसे कठिन दौर था। पैसे की तो खैर कमी थी पार्टियों में उस समय, पर उसके अलावा भी किस तरह से लोगों तक अपना संदेश पहुंचाया जा सके, कौन है सुनने वाला, और कम्युनिकेशन के साधन भी ऐसे नहीं थे। तो दे रियली वर्कड हार्ड एट इट। उस जनसंघ के समय जब दीनदयाल जी जब गुजर गए, तब से फिर उसके बाद जब अटल जी प्रेसिडेंट बने जनसंघ के, तब से लेके और फिर दादा को बुलाया गया यहाँ दिल्ली में कि तुम आके अटल जी का सहयोग करो पार्लियामेंट्री कामों में। तो दादा ने तब पार्लियामेंट की गतिविधियों पर पूरा देख रेख उन्होंने समझी। दादा को वो अवसर मिला और अटल जी से, उनके व्यक्तित्व से, उनके वक्तव्यों से दादा बहुत प्रभावित रहे। और दादा को एक तरह से कॉम्प्लेक्स भी हो गया कि अटल जी इतना अच्छा बोलते हैं, मैं इतना अच्छा नहीं बोल सकता, क्योंकि दादा अंग्रेजी और सिंधी जानते थे,
हिंदी तो उन्होंने 20 साल की उम्र से पढ़ना लिखना और बोलना शुरू किया। अच्छा। उसके पहले इंग्लिश, क्योंकि कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े हुए हैं सेंट पैट्रिक्स कराची में, तो उन्होंने हिंदी को इतना उस पर प्रयास किया कि एक समय आया कि उनकी हिंदी स्वाभाविक लैंग्वेज बन गई। कभी भी हम लोग तो मैं जैसे मिक्स कर देती हूँ अंग्रेजी हिंदी, उन्होंने कभी मिक्स नहीं किया। इंग्लिश बोलते थे, हिंदी बोलते थे, वो दोनों को कभी मिक्स नहीं करते थे। बोलते हमेशा कम थे, लेकिन बिल्कुल जब बोलते थे तो बिल्कुल साफ। तो ये उन्होंने, आप ये हैरानी की बात है कि 20 साल की उम्र में हिंदी बोलना शुरू किया। उससे पहले तो उनका इंग्लिश और सिंधी वो था। आप कराची गए थे ना बाद में? आप पीछे हम लोग 2005 में 2005 में, हाँ, फेमस ट्रिप जो है 2005 में ज्यादा है इनका कराची। उससे पहले मुझे कई अवसर मिले। अच्छा। पर मेरा मन ये था क्योंकि वो माँ और दादा की जन्मभूमि है, तो मैं उनके साथ ही जाना चाहूँगी। दोनों की जन्मभूमि कराची? तो मम्मा हैदराबाद से। अच्छा। बट कराची, हाँ जी, और दादा कराची। अच्छा। तो मैंने बोला मैं जाऊंगी तब जब दोनों साथ में जाएं। अच्छा। और ये 2005 में संभव हुआ। अच्छा। और मुझे बहुत मजा आया उस ट्रिप में। अच्छा। क्योंकि दोनों की जगह देखी हमने। दादा का स्कूल गए, वो भी देखा, सेंट पैट्रिक स्कूल। सो यादें मेरे लिए बहुत भावुक थी। हाँ जी, सेंट पैट्रिक स्कूल। अच्छा। तो वो सिनेमा था जो आपका सपना? वो नहीं था। अच्छा। यहाँ का फिर कभी नहीं सोचा आपके इन्होंने सिनेमा के लिए कभी? नहीं। अच्छा। उसके बाद तो वो उसके बाद और वो उस परिस्थिति में आए ना जब पार्टीशन हुआ, तो सब चीजें तो वहीं छूट गई। यहाँ से तो नई जिंदगी शुरू करनी थी। शौक वाजपेयी जी को भी था सिनेमा का पूरा। कहते हैं कि बाइक पे पीछे बैठकर वाणी साहब लेकर दोनों जने स्कूटर पे बैठ के। अच्छा, बाइक स्कूटर पे जाते थे? स्कूटर पे जाते थे। दादा बाइक भी चलाते थे। अच्छा। पर स्कूटर पे जाते थे। और रीगल सिनेमा, वहाँ पर गोलगप्पे भी खाए जाते थे, जो अटल जी ज्यादा खाते थे, दादा कम खाते थे। और शौक था जी, बहुत ज्यादा। तो फिल्में देखने का बहुत शौक था दोनों को, खास तौर पर तब जब कोई इलेक्शन हार जाते थे। अच्छा। चलो सिनेमा जाके फिर सुबह होगी शायद, देखी थी मुझे याद है। सुबह होगी एक फिल्म उस दौरान देखी थी। पर दोनों को बाद में भी फिल्मों का बहुत शौक रहा दोनों का। वाजपेयी जी भी फिल्मों की बात करते थे और फिल्में देखते थे। बाद में प्रधानमंत्री बनने के बाद ही मुझे याद है वो अशोका शाहरुख खान की फिल्म उन्होंने एक बार देखी थी। हालांकि हमने भी उनके साथ बहुत देखी उस दौरान। ये मुझे लगता है इनके व्यक्तित्व के एक बहुत ही अहम आयाम है कि हर चीज के लिए समय निकाल पाते थे ना, इतना व्यस्त होने के बाद सारे काम स्मूथली चल रहे होते थे। और मुझे कभी भी इस चीज का आभास नहीं हुआ कि दादा के पास समय नहीं है। उनके पास काम बहुत होता था, सुबह से लेकर रात तक। जबकि उन दिनों तो गठबंधन की सरकार ऐसी थी कि हर वक्त खींचातानी बहुत ज्यादा थे, भागा-दौड़ी के अंदर। बट उन्होंने हर चीज के लिए समय निकाला और बहुत सरलता सहजता से निकाला। ऐसा नहीं लगा ओ माय गॉड वो प्रधानमंत्री हैं या होम मिनिस्टर है, जो दोनों कार्यकाल बहुत बिजी होते हैं। पर उन्होंने कभी इस चीज का बतंगड़ नहीं बनाया। वो हमेशा आराम से सब चीजों के लिए समय निकाल लेते थे, सिनेमा के लिए भी, थिएटर के लिए भी, किताबें पढ़ने के लिए भी। कभी ऐसा कभी घर परिवार तो उनका काम के बाद अगर कुछ आता तो घर परिवार आता था। कभी हमें एहसास नहीं हुआ, खाली इमरजेंसी का जो दौर था उस समय मुझे लगा दादा हमारे आसपास नहीं है। पर अदरवाइज दादा वाज ऑलवेज अराउंड। 19 महीने शायद 19 महीने वो जेल में थे और मैं छोटी थी, मेरा भाई मेरे से 2 साल बड़े, हम लोग दोनों छोटे थे। अच्छा। उस समय हमें लगा कि दादा स्कूल में होंगे आप? हाँ जी, मॉडर्न स्कूल में हम दोनों। और मॉडर्न स्कूल था आपका? जी, अच्छा। मॉडर्न स्कूल 12 खंबा रोड। उस समय हम जूनियर मॉडर्न स्कूल में थे, हुमायूं रोड पे। अच्छा। पर मुझे याद है मेरी क्लास टीचर रोज मेरे से पूछती थी पापा वापस आ गए, और मैं मुंह लटका के कहती थी नहीं आए। अच्छा। उस समय का दौर मुझे लगा कि दादा मेरे जीवन में कहाँ चले गए। पर इसके अलावा जब उनका जीवन उनके हाथ में रहा, कभी भी ऐसा एहसास नहीं हुआ। हमारे स्पोर्ट्स डे में भी आते थे, एनुअल फंक्शन में भी आते थे, हर चीज में वो दादा थे। और 1-2 बार तो वाकया ऐसे भी हुए, क्योंकि मैं हमेशा बैलेज में पार्ट लेती थी अपने स्कूल में। अच्छा। तो दादा एक बार चीफ गेस्ट थे और मैं बैले में पार्ट ले रही थी, और उस साल मुझे एक सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार भी मिला स्कूल का, जो दादा के हाथों से मिला। अच्छा। तो मुझे बड़ी खुशी हुई। आई सेड वाओ, आई एम गेटिंग एन अवार्ड फ्रॉम माय फादर। सो मेरे लिए ऐसे वाकया भी बहुत हुए। अच्छा। कभी हमें ये एहसास नहीं हुआ कि दादा इतने बिजी हैं या राजनेता, कोई बहुत बड़े राजनेता है। हमारे लिए दादा बस दादा ऑलवेज। आप वैसे अपने बच्चे के लिए माँ बाप दोनों बराबर ही होते हैं, लेकिन वैसे आप माँ और दादा में किसके ज्यादा करीब पाती हैं, और जयंत भाई जो है वो ज्यादा किसके करीब?
जो बायोलॉजिकली होता है कि मदर इज ऑलवेज फॉर द सन एंड फादर इज ऑलवेज फॉर द डॉटर। हमारे घर में ये काफी समय तक काफी क्लियर कट डिमार्केशन। अच्छा। हालांकि दादा और मम्मा दोनों बोलते नहीं थे कि ऐसा है, बिल्कुल। पर उनके स्वभाव से हमें नजर आ जाता था कि मम्मा हमेशा एक चीज होती थी, जयंत को दे दे, और दादा क्वाइटली कुछ बोलते नहीं थे, बोलते थे प्रतिभा, है ना। सो ये बहुत क्लियर कट डिमार्केशन था। ऑफ कोर्स दैट वाज फॉर वेरी वेरी मिनिस्क्यूल थिंग्स, बट मीनिंगफुली दादा और माँ ने दोनों जयंत और मेरे को इक्वली देखा है हमेशा। और मैं अपने आप को खुशनसीब मानती हूँ कि उन्होंने मुझे एक लड़की या बेटी होने के नाते कभी भी कम नहीं आंका, मुझे हमेशा बराबर का दर्जा दिया। और अब दोनों जयंत और मुझे अपने जीवन में हमने कौन सी दिशा लेनी है, क्या करना है, कौन सा करियर चुनना है, कभी इसमें हस्तक्षेप नहीं किया। और हमेशा हमें वो फ्रीडम दी उड़ने की, और जहाँ जितना उन्होंने सपोर्ट दे पाए उन्होंने हमेशा दिया। जी पता है आपको गाने का भी काफी शौक था? मुझे गाने अच्छा गाती है? नहीं किसी ने बताया कि अच्छा गाती है? नहीं, मेरा गाने की शुरुआत मेरी माँ के हट से हुई। अच्छा। एक दिन उनका जन्मदिन था, और उनका जन्मदिन हिंदी तिथि के अनुसार उस दिन उस साल दादा और माँ का जन्मदिन और गुरुपुरब तीनों एक साथ आ रहे थे। अच्छा, 8 नवंबर। दादा का 8 नवंबर होता है, उनका 27 नवंबर, और गुरुपुरब के आसपास वही था। तो हिंदी तिथि के अनुसार गुरुपुरब वाले दिन दोनों के जन्मदिन आ रहे थे। अच्छा। तो मैंने माँ से ऐसे ही पूछा, माँ आपको क्या गिफ्ट चाहिए? तो उन्होंने मुझे बोला कि गाना गाओ। कब की बात है ये? कितने साल? 2004। अच्छा, नहीं। तो मैंने बोला गाना, और उस समय हमारे घर में लंगर था, शब्द थे। अच्छा। 500 लोगों का खाना था। अच्छा। ऐसे मैं नहीं गा सकती थी। बोला तुमने पूछा ही क्यों, मुझे गिफ्ट क्या चाहिए? अच्छा। तो ऐसे ठीक है। तो 3-4 दिन मैंने रियाज किया और पहुंच गई। अच्छा। शब्द गाने के लिए। अच्छा। तो लोगों को पसंद आ गया वो। और उसके बाद आप कमाल की हंसी की बात यह है कि 2-3 गुरुद्वारे वाले मेरे पास आए कि हमारे लिए शब्द गा दो। वैसे भैया मेरा प्रोफेशन नहीं है, बट हाँ मम्मा को बहुत अच्छा लगता था कि प्रतिभा गाना गाए। उनको मेरी आवाज भी पसंद थी, तो मैं हमेशा कुछ ना कुछ, जब घर में कार्यक्रम होते थे मुझे मुर्गा बनाया जाता था उसमें। अच्छा। अभी दादा कहते हैं कभी आपसे कि कुछ गाना सुना दो? नहीं कहते। अच्छा। बट हाँ गुनगुनाती रहती हूँ मैं उनके लिए, तो हमेशा ही करती हूँ। और दोनों को म्यूजिक का बहुत शौक। दोनों को बहुत शौक। मम्मा को भी बहुत शौक। अच्छा। सो हमारे लिए म्यूजिक, ऑल ऑफ अस हैव एंजॉयड। मम्मा ने सीखा भी था क्या कोई संगीत? नहीं, वैसे शौक था। दोनों को ही शौक था एक तरह का। इतना संगीत सुनते रहे तो काफी जानकारी संगीत को लेकर अच्छी रही है। अप्रिशिएट करने वाला होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। बस उसके बाद तो फिर अच्छा ही लगता है। बिल्कुल, हम भी लोग ऐसे सीखते रहते हैं, तो जाके सब जगह सीखते रहते हैं चीजें। अभी कोई अलग से प्रशिक्षण तो लिया नहीं संगीत का या इसका, लेकिन करते करते सीख जाते हैं। दादा को कौन सा गाना आप गुनगुना के सुनाती हैं अक्सर? आजकल तो वो चोर वाला गाना आया हुआ है। कौन सा? कलराज। नहीं थोड़ा सा। नहीं थोड़ा सा सुना। ये टैलेंट मेरे ना एक्चुअली क्या हुआ है ना, वो माँ के जाने के बाद जिस तरह से होली चली गई ना पीछे मेरे, माँ के जाने के बाद वो भी पीछे चला गया। 2 लाइनें सुना दीजिए सिर्फ हल्की सी। इच्छा नहीं, कोई 2 लाइन हल्की सी सुना दीजिए, अच्छे लगेगा। मैं वो सुनाती हूँ फिर आपको, जो अक्सर मैं माँ और दादा के लिए। हाँ वो सुना दीजिए। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवाज। ये गाना माँ और दादा को मैं डेडिकेट करती हूँ, बिकॉज मामा को बहुत पसंद था ये गाना। अच्छा। और कोई हमारे घर में कार्यक्रम होता था, प्रतिभा मेरे लिए वो गाना गाता है। अच्छा। तो मेरी ये 2 लाइनें इस तरह से ही निकलती थी। अच्छा। और ये माँ और दादा को ही मैं डेडिकेट करना चाहूँगा। अच्छा। कभी झगड़ा होता था दोनों का? दादा और माँ का? कभी भी नहीं। कभी भी कोई बात नहीं। अच्छा, भी नहीं, बिल्कुल ना। अच्छा। सी मम्मा का पूरा समर्पण था पूरी तरह, मतलब ऐसा कोई विषय ही नहीं था जिसपे वो उनसे अग्री नहीं करती। तो वो समर्पण भाव जब आ जाता है ना, तो झगड़ा होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता।
तो उनका रिलेशनशिप इसी तरह का। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे, बहुत अच्छी बात हुई, थैंक यू। बहुत आनंद आया, हर तरह की बातें की। थैंक यू। और आपके लिए शुभकामनाएं और बहुत दादा धन्यवाद। के लिए शुभकामनाएं। बहुत बहुत मुझे दादा और माँ के बारे में बात करना एकदम इतना आत्मीयता से और इतना खुशी से मैं कर पाती हूँ, बिकॉज मैं दोनों में बहुत विश्वास रखती हूँ। बिल्कुल। तो बहुत अंदर से आता है। उसके लिए आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। नहीं, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। उनके लिए बहुत कुछ शुभकामनाएं। शतायु और इसी तरह स्वस्थ रहे और आगे भी रहे, शतायु से भी आगे चले, तो ये चाहेंगे उनके लिए, और ऐसे स्वस्थ रहे चलते फिरते, और सुनते समझते बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। बेस्ट विशेस। यदि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, इसको कमेंट करें, इसको शेयर करें, और यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें और इसका बेल आइकन भी दबा दें। जय हिंद, जय श्री राम।